हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हमें डिस्कशन करना है वो है पुस्तक और उनके लेखक, बुक्स एंड ऑथर पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं। उसमें हमने क्या देखा था, वर्ड्स और इंडिया के जो प्रोमिनेंट लीडर हुए हैं उनकी बुक्स हमने देखी थी। आज जो हमें चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है 2020 और 2021 में जो बुक्स आई है, रिलीज़ हुई है, उनके बारे में। और जो इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी कुछ बुक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आई होप आपने पुराना वीडियो देख लिया होगा। चलिए, जो पहली बुक लिखी है वो लिखी है ओम बिरला जी ने। किसने लिखी है? ओम बिरला जी ने। ये कौन है? वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, ओम बिरला जी कहाँ से रिलेशन रखते हैं? तो ये रखते हैं कोटा से। कोटा पड़ता है राजस्थान में। ये बेसिकली कहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी? कोटा से। कहाँ से हैं ये? कोटा से। तो ओम बिरला जी कोटा राजस्थान से सांसद है वर्तमान में। और इन्होंने जो बुक लिखी है वो लिखी है द शौर्य अनबाउंड, या जिसका हिंदी वर्जन है समुद्र समावे बूंद में। तो देखिए, इनकी जो बुक है, हम हर बुक को कोशिश करेंगे कि हमारी मेमोरी टेक्निक के साथ अभी के अभी याद करने की कोशिश कर लें। ठीक है, तो इन्होंने लिखी जो बुक है द शौर्य अनबाउंड। नाम आ रहा है शौर्य। शौर्य का जो इंग्लिश वर्ड होता है वो होता है ब्रेवरी। ठीक है, बहादुरता से, निडर के साथ। तो इन्होंने अपना परिचय शौर्यता के साथ कैसे दिया है, ध्यान से समझना। जो ये लोकसभा की अभी गतिविधि देख रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं, तो जो लोकसभा की कार्यवाही हो रही है वो ऐसा माना जा रहा है, या सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इतने सालों में जो हुई है लोकसभा की कार्यवाही, उनमें सबसे अच्छी जो कार्यवाही निभा रहे हैं वो कौन निभा रहे हैं? ओम बिरला जी। जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनको भी अच्छे से सदन में उठाना, जो पक्ष वाले मुद्दे हैं उनको भी सदन में अच्छे से उठाना। तो इन सब का जो काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? ओम बिरला जी। तो ओम बिरला जी ने अपने जो ब्रेवरी है उसको एकदम अच्छे से वहाँ पे निभाया। कहाँ पर? लोकसभा में। तो ये शौर्य को इनसे रिलेटेड कर देंगे हम। किन से? ओम बिरला जी को। द शौर्य अनबाउंड या समुद्र समावे बूंद में किसकी पुस्तक है? ओम बिरला जी की। क्लियर है। उसके बाद जो बुक आती है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है वही है। ठीक है, उसके बाद आती है द टेंग्राम्स। ये किसकी है? पेमा खांडू जी की बुक है। ये किसकी बुक है? पेमा खांडू जी की। पेमा खांडू जी कौन है? अरुणाचल प्रदेश के कौन है? ये सीएम है वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश के सीएम है। ये बुक आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे मैं आगे क्रॉस लगा देता हूँ। आप याद करना चाहें तो कर लें, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक भी नहीं है। तो द तेंग्राम्स आता है पेमा खांडू। बस ऐसे याद रख सकते हैं कि जो नाम है बुक का द तेंग्राम्स, ये थोड़ा अजीब सा साउंड कर रहा है। तो जो अजीब सा साउंड कर रहा है या थोड़ा हमसे कटे हुए हमारे इंडिया के जो राज्य हैं, कटे हुए नहीं बोल सकते, उनको ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी वहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा हमारे जो इंडिया है मेन पार्ट वाला, नॉर्थ इंडिया या हम कहें राजस्थान, उससे बिल्कुल ही भिन्न है। ठीक है, तो वो कौन है? हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट, ईस्टर्न इंडिया, तो उसको बोल देंगे अरुणाचल प्रदेश। आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से मेरे पास एग्जैक्ट ट्रिक नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। गुरु नानक देव जी कौन है? ये बेसिकली है हमारे सिख धर्म के संस्थापक। गुरु नानक देव कौन हुए? सिख धर्म के संस्थापक। सबको पता है ये बात। सिख धर्म के संस्थापक थे, साथ में सिखों के क्या हैं? ये फर्स्ट गुरु। सिखों के क्या माने जाते हैं? ये फर्स्ट गुरु, गुरु नानक देव जी। क्लियर है। अब एक बुक का नाम क्या है? गुरु नानक देव। बुक का नाम ही क्या रखा है? गुरु नानक देव। और किसने लिखी है? कृपाल सिंह जी ने। तो जो गुरु नानक देव हैं वो किससे रिलेशन रखते हैं? सिखों से रखते हैं, क्योंकि इन्होंने सिख धर्म की क्या की? स्थापना की, संस्थापक हैं ये। क्लियर है। जो कृपाल सिंह जी हैं, कृपाल आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, कृपाल जो है वो बेसिकली ऐसा नाम लग रहा है कि सिख समुदाय से बिलोंग करता है, सिख कम्युनिटी से कुछ वास्ता रखता है, ऐसा नाम हो रहा है, लग रहा है ऐसा। मान लीजिए सलीम नाम है, तो हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि हाँ ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अगर किसी का नाम राम है तो हम क्या बोलते हैं कि हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। तो कृपाल सिंह जी भी नाम से कैसे लग रहे हैं कि ये सिख धर्म से समुदाय से बिलोंग रखते हैं, वास्ता रखते हैं। तो जो गुरु नानक देव हैं, इनकी पुस्तक किसने लिखी? कृपाल सिंह जी ने। याद रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखा है? अमित शाह जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखा है?
अमित शाह जी ने। अब अमित शाह जी बीजेपी के हैं और देश के क्या हैं, गृह मंत्री। गृह मंत्री तो हैं, बाकी बीजेपी में जो हर चीज करनी होती है वो जनरली अमित शाह जी की देख रेख में ही होती है, सबको पता है। जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी को इतने अच्छे बहुमत से जिताया है 2 बार लगातार, उसमें भी अमित शाह जी का बड़ा रोल है, सभी को पता है। तो अमित शाह जी क्या है, कर्म योद्धा, क्या है, बीजेपी के एकदम कर्म योद्धा की तरह वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखा है, अमित शाह जी ने। या देश के गृह मंत्री हैं, तो जो देश का पूरा देखरेख करना है, इंटरनल सिक्योरिटी की मामला है, वो सब किसके अंडर में आएगा, इनके अंडर में आएगा। तो वही कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखा है, अमित शाह जी ने। आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है योर बेस्ट डे इज टुडे। एक बुक आती है योर बेस्ट डे इज टुडे, ये किसने लिखी है, अनुपम खेर साहब ने। इसे कैसे याद रखेंगे हम, ध्यान से समझना। 2 बच्चे बातें कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी की बात कर रहा है, एक पॉजिटिव बंदा है, मतलब एक नकारात्मक रवैये वाला बंदा है और एक सकारात्मक रवैये वाला बंदा है। तो जो नकारात्मक रवैये वाला बंदा है वो बार बार कुछ ना कुछ नेगेटिव वाली बातें कर रहा है, नेगेटिविटी की बातें कर रहा है इस कोरोना टाइम में। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा है वो क्या बोलता है, अरे यार जाने दे सबको, जो गया सो बीत गया, खैर आज का जो दिन है वो क्या है, हमारा सबसे अच्छा दिन है। मतलब कुछ पढ़ाई का डिस्कशन कर रहे हैं वो कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। जो नेगेटिव माइंडसेट वाला बंदा है वो उसको बोल रहा है यार मेरी पढ़ाई नहीं होती, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता। तो वो क्या बोलता है, जो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, खैर जाने दे, जो चीज़ें हैं वो सब एक तरफ, हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जो हमारा दिन है वो आज का क्या है, सबसे अच्छा दिन। तो खेर से हम क्या बना लेंगे, अनुपम खेर साहब। खेर से हमें याद हो जाएगा अनुपम खेर साहब। योर बेस्ट डे इज टुडे किसने लिखी है, अनुपम खेर साहब ने। अनुपम खेर साहब बीजेपी से जनरली क्या रखते हैं, हर चीज़ को समर्थन करते हैं बीजेपी का। लेकिन अभी हाल ही के दिन सुर्खियों में रहे जब उन्होंने एक विवाद पर, एक मुद्दे पर क्या बोला, बीजेपी की तीखी आलोचना की, मीडिया हाउस वाले उनके पीछे पड़ गए, तो उनको अपने बयान को क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा, बयान से यू टर्न लेना पड़ा, ठीक है। तो हाल ही में सुर्खियों में रहे थे अनुपम खेर साहब। योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी है, अनुपम खेर साहब की। फिर आते हैं हम सोनू सूद के पास चलते हैं, ठीक है। तो सोनू सूद और मीना अय्यर की एक बुक है आई एम नो मसीहा। कौन सी बुक है, आई एम नो मसीहा, किसकी है, सोनू सूद और मीना अय्यर की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सोनू सूद के बारे में पूछेगा, तो आपको तो केवल और केवल सोनू सूद ही इसमें याद रखना है, ठीक है। सोनू सूद की बुक क्या है, आई एम नो मसीहा। मतलब इतना लोगों का जो कोरोना काल में जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं वो सब आप लोग परिचित हैं कि किस तरह से सोनू सूद ने बिल्कुल देश के लीडर की तरह एक भूमिका निभाई है, लोगों की हेल्प की अच्छे से, सबको पता है ये बात। लेकिन फिर भी वो कितने कृतज्ञ हैं, कितने दयालु हैं, सबको पता है, ठीक है। अगर कोई मीडिया हाउस वाले उनके पास जाते हैं इंटरव्यू लेने तो सबको पहले पानी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं। कोई उनके पास अर्जी लेके जाता है कि सर मुझे वेंटिलेटर दिला दो, मुझे ये दिला दो, तो एकदम दयालुता के साथ एकदम सबका काम कर देते हैं। तो आई एम नो मसीहा किसने लिखी है, सोनू सूद ने, याद रह जाएगा। तो अभी तक हमने देखी द शौर्य अनबाउंड किसने लिखी है, ओम बिरला जी ने। द तंगराम्स पेम्मा खांडू जी ने, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरु नानक देव जी किसने लिखी, कृपाल सिंह जी ने। फिर आती कर्म योद्धा ग्रंथ किसने लिखी है, हमारे अमित शाह जी ने। फिर आता है योर बेस्ट डे इज टुडे किसने लिखी, अनुपम खेर साहब ने। फिर आता आई एम नो मसीहा किसने लिखी, सोनू सूद ने, याद रह जाएगा। उसके बाद बात करते हैं किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, किसकी बात करते हैं, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब जो कोरोना काल हुआ है, जो फर्स्ट टाइम जब 2020 में जो कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस टाइम सभी लोगों ने क्या किया, फेसबुक यूट्यूब पे रसोइयों में नई नई डिशेस तैयार करना सीखा, नई नई डिशेस को प्रिपेयर करके खाया है, सबने यही किया है। तो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड हमने फर्स्ट जो कोरोना वेव में थी उसमें किचन वाले काम किए हैं, नए नए व्यंजन बनाए, खाए, उनको चखाए, टेस्ट किया है, ठीक है। तो ये सब काम किसने सिखाया, शेफ सिखाएगा कोई, जो भी यूट्यूब पे आप या फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं वो किसी शेफ का ही तो होगा। और हमारे इंडिया में जो फेमस शेफ है वो विकास खन्ना जी है, सबको पता है ये बात, ठीक है। तो किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो बुक है वो किसकी है, शेफ विकास खन्ना जी की। शेफ विकास खन्ना जी ने भी कोरोना काल में काफ़ी लोगों की मदद की है, ठीक है। तो याद रह जाएगा किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। किचन्स का जो विकास हुआ है
वो किससे हुआ है? शेफ विकास खन्ना जी से। ऐसे याद हो जाएगा, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन्स की बात आई तो किचन का विकास किया हमने कोरोना काल में, विकास से इधर आ जाएगा विकास, ठीक है। और पक्की बात है किचन होगी तो शेफ तो होगा ही, तो शेफ लगा देंगे आगे, शेफ विकास, ठीक है। खन्ना आप भूल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो 4 ऑप्शन आएंगे उसमें विकास नाम के 2 बंदे नहीं आएंगे। चलें आगे, चलिए। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। क्या है वॉइसेस ऑफ डिसेंट? इसका मतलब होता है असहमति की आवाज़ें, असहमति की आवाज़ें। अब ध्यान से समझना, आपकी जो संसद है वो संसद की कार्यवाही चल रही है, उसमें किसी ने भाषण पढ़ा, मान लीजिए मोदी जी ने भाषण पढ़ा, तो आपने देखा होगा टेबलें थपथपाई जाती है सांसदों के द्वारा, या कुछ भी बात होती है, होता है ऐसा। तो थपथपाना, थपथपाएंगे तो क्या आएंगी? आवाज़ें आएंगी। तो देखना, थापर से हम क्या निकालेंगे? थाप। क्या निकालेंगे? थाप। क्या निकालेंगे? थाप। जब हम थाप करेंगे, ये थाप करेंगे, तो थाप करने से क्या आएगी? आवाज़ आएगी। आई आवाज़, तो थाप से वॉइस प्रोड्यूस होगी, थाप से आवाज़ आ गई। तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट किसने लिखी है? रोमिला थापर जी ने। याद रह जाएगा, थापर जी ने लिखी है। बोलो क्लियर है? उसके बाद आता है माई लाइफ इन डिज़ाइन। जो मेरी लाइफ है वो तो सबकी सब कैसी है? डिज़ाइन में ही चली गई। ये किसने लिखी है? गौरी खान जी ने। किसने लिखी है? गौरी खान जी ने। अब ये जो गौरी खान है ये शाहरुख खान की वाइफ नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो शाहरुख खान है वो एकदम डिजाइनर, मतलब हर चीज़ एकदम उनके घर में प्रॉपर डिजाइन से बनी होगी, हर चीज़ ऐसा होगा, ये सबको पता है, आलीशान बंगला है। तो उनकी पत्नी जो गौरी खान है वो उनकी पूरी लाइफ किस में चल गई? ये डिजाइन विजाइन की चीज़ों में ही चली गई। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माई लाइफ इन डिजाइन की जो ऑथर हैं वो कौन है? गौरी खान जी। बोलो सबको समझ आ रहा है? चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। किसकी बात करते हैं? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का राष्ट्रमंडल। क्रिकेट का क्या? राष्ट्रमंडल। तो देखिए, राष्ट्रमंडल क्या है? अपने आप में एक बड़ा वर्ड है। क्या है? अपने आप में एक बड़ा वर्ड। वो क्रिकेट की बात कर रही है। तो रामचंद्र कह गए सियासे, एक दिन ऐसा आएगा हर खेल नीचे रह जाएगा और क्रिकेट ऊपर हो जाएगा। बना सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में फुटबॉल के बाद क्रिकेट का कितना क्रेज है। इवन इंडिया में तो क्रिकेट सबको पता है कि क्या वैल्यू रखता है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो हम तो इंडिया से हैं, तो हमारा जो माइंडसेट बोलता है वो ये बोलता है कि हाँ, क्रिकेट ही सबसे अच्छा गेम है, बाकी कोई गेम ही नहीं है। हम तो ऐसे रखेंगे याद, ठीक है। तो रामचंद्र कह गए सियासे, रामचंद्र ने एक बार ऐसे कह दिया था कि क्रिकेट क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल हो जाएगा। तो इससे याद हो जाएगा हमें रामचंद्र गुहा। तो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसने लिखी? रामचंद्र गुहा जी ने। बोलो सबको क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आती है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 से 2020। ये किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम साहब ने। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है, आप इसे बिल्कुल काट सकते हैं, ठीक है। और इसकी मेरे पास कोई ट्रिक भी नहीं है और इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो आप इसे डायरेक्ट काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो बुक आती है हमारे पास वो आती है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। ये लिखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो देश के कोई भी मंत्री हैं उनकी कोई बुक आती है तो वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो चाहे मैं बताऊं चाहे नहीं बताऊं, ये सब इंपॉर्टेंट बुक है जो किसी भी देश के मंत्री द्वारा लिखी जाती है, ठीक है। तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग ये किसने लिखी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हम जो इंडिया हैं वो क्या है? डेवलपिंग कंट्री। बाकी जो यूएसए हो गया ये क्या है? डेवलप्ड कंट्री। ये विकसित हो चुके हैं, हम विकासशील देश हैं, विकास की तरफ अग्रसर हैं इंडिया, यही होता है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हम बाकी देशों के साथ क्या हो? कनेक्ट करें, कम्युनिकेशन करें, संवाद करें। संवाद करेंगे और उनसे जुड़ जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, विकासशील से विकसित की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। डेवलप्ड हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। अभी क्या है? डेवलपिंग नेशन इंडिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? डेवलप्ड। लेकिन वो कब होगा? जब हम पहले बाकी देशों के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे, उसके बाद उनसे क्या करेंगे? परस्पर संवाद करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये किसने लिखी है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। लेकिन ये कब होगा मुमकिन? जब हमारे जो भारत की जो संप्रभुता है उस पर कोई आंच
नहीं आए। तो ये काम कौन देखेगा? रक्षा मंत्री के। ये किसके काम होते हैं जनरली? रक्षा मंत्री के, कि कोई भारत की तरफ आंख उठा के ना देखे, भारत पे कोई हमला ना करे। तो ये सब काम कौन करेगा? रक्षा मंत्री करेगा। मान लीजिए आपने भारत पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा दिया मित्रता का, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वैसा कुछ चाहता ही नहीं है, पाकिस्तान हम पे हमला कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए? पहले कनेक्ट करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेशन करेंगे, उसके बाद हम चेंज की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो ये सब कौन देखा? रक्षा मंत्री देखेगा। कौन देखेगा? रक्षा मंत्री। और भारत का रक्षा मंत्री इस टाइम कौन है? राजनाथ सिंह जी। याद रह जाएगा किस स्टाइल से मैंने आपको याद कराया। भाई जो भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ केवल और केवल ये याद करने की ट्रिक है, इससे किसी भी धर्म या समाज को ठेस पहुँचे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल और केवल हम याद करने के लिए ऐसी ट्रिक बना रहे हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो रक्षा मंत्री है, समझ गए आप, कि कनेक्ट तो कर लिया हमने, मान लिया, और उन्होंने हमारी जो मित्रता है उसको उसके विरोध में बम फेंक दिया, तो हम क्या करेंगे? तो ये सब रक्षा मंत्री देखेगा कि भाई हाँ, जिससे कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और हम जिनसे चेंज चाहते हैं वो एकदम सही तो है ना। तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये लिखी है। वो कौन सी? कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। कैसे याद रख सकते हैं? 3C, ठीक है। वो उसके बाद आता है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है? अब जो एक्चुअल चैलेंज है वो आप जो अपना मैप होता है उस पर नहीं बना सकते, ठीक है, या आप एसी वाले ऑफिस में नहीं बना सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है। तो जो ग्राउंड पे जाते हैं वो कौन होते हैं? हमारी आर्मी होती है। तो जो आर्मी के चीफ हैं वो कौन है इस टाइम? जनरल एम नरवणे साहब, ठीक है, जनरल मुकुंद नरवणे साहब। तो जनरल एम नरवणे हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव किसने लिखी है? जनरल एम नरवणे ने। याद रह जाएगा सबको। चलिए उसके बाद बात आती है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, नाम से ही पता चल रहा है कि जो ओवरड्राफ्ट है, सेविंग द इंडियन सेवर, ये जो बेसिकली टर्मिनोलॉजी है ये किसकी है? बैंक्स की टर्मिनोलॉजी, ओवरड्राफ्ट वगैरह, ठीक है। तो ये बैंक की टर्मिनोलॉजी, और बैंक में सबसे बड़ा जो बैंक है, केंद्रीय बैंक भारत का, वो कौन है? रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो अभी चीफ हैं करंटली वो तो कौन है? शक्तिकांत दास साहब, ठीक है। लेकिन जो पुराने रहे हैं वो कौन रहे? उर्जित पटेल साहब। कौन रहे? उर्जित पटेल साहब। तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर हम कैसे याद रखेंगे कि ये क्या है? बैंक की टर्मिनोलॉजी। बैंक की टर्मिनोलॉजी तो है, और बैंक जो भारत में सबसे बड़ा है वो कौन है? RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या यूँ कहें कि रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बैंक। ये कौन है? RBI। तो RBI के जो पहले के हेड रहे हैं, हमारे फॉर्मर हेड, वो कौन थे? उर्जित पटेल साहब। तो उन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं दलाई लामा की। दलाई लामा ने बुक लिखी है अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड और द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। दलाई लामा ने 2 बुक लिखी है। दलाई लामा क्या है? स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बत के, ठीक है। तो ये है आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये 2 बुक किसने लिखी है? दलाई लामा साहब ने। उसके बाद हम बात करते हैं रस्किन बॉन्ड साहब की। रस्किन बॉन्ड साहब ने जो बुक लिखी है वो लिखी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और मिरेकल एट हैप्पी बाजार। कौन कौन सी 2 बुक लिखी है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और मिरेकल एट हैप्पी बाजार। आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, तो हमने इस स्लाइड में काफी बुक्स देखी है, काफी की ट्रिक्स देखी है, ठीक है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और मिरेकल एट हैप्पी बाजार किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। आर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखी है? दलाई लामा साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में जो आती है वो आती है वन अरेंज्ड मर्डर। क्या आती है? वन अरेंज्ड मर्डर। चेतन भगत साहब फेमस है, राइटर हैं। चेतन भगत साहब जो हैं, इनकी जो बुक्स के नाम होते हैं वो कुछ अजीबोगरीब होते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो ये तो आपको याद हो जाएगा कि चेतन भगत साहब ने कौन सी बुक लिखी है? वन अरेंज्ड मर्डर। बोलो क्लियर है? तो वन अरेंज्ड मर्डर लिख दी यहाँ पे चेतन भगत साहब ने। उसके बाद आती है बाय कोरोना। देखिए, भारत है या विश्व का कहें, विश्व या भारत का हर तबका
कोरोना से परेशान है, कोरोना से ग्रसित है। सब लोग चाहते हैं कि अब कोरोना से हमें क्या मिले, मुक्ति मिले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो चाहते हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारी केयर कर रहे हैं वो कौन है? कौन है बताइए? मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज, ये लोग हमारी क्या कर रहे हैं? दिन रात सेवा कर रहे हैं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उनके बीच में, कोरोना पॉजिटिव के बीच में रह के वो हम सभी लोगों की क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोरोना फटाफट से क्या हो जाए? चला जाए, समाप्त हो जाए। तो सबसे ज़्यादा जो दिल से चाह रहे हैं वो कौन चाह रहे हैं? डॉक्टर चाह रहे हैं। तो डॉक्टर कोरोना की क्या करना चाह रहे हैं? इतिश्री करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? इतिश्री। इतिश्री को बोलते हैं समाप्ति। क्या बोलते हैं? इतिश्री संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है समाप्ति। तो बाय कोरोना, बाय कोरोना क्या है? कोरोना को भगाना, कोरोना की समाप्ति करना। ठीक है, तो जो बाय कोरोना बुक लिखी है वो किसने लिखी है? श्री, इति श्री करना चाह रहे हैं। तो श्री पकड़ लिया और ऑब्वियसली वो डॉक्टर तो होंगे ही, तो हम वहां पे ऑप्शन से इसको टिक कर देंगे कि डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसको लिखा है, डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव। बोलो, याद रह जाएगा आप सभी लोगों को। ठीक है, याद रखना ही पड़ेगा। बढ़े आगे। उसके बाद जो बुक आती है वो दो बुक आती है, आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म एंड फिक्शन, और दूसरी बुक आती है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये दोनों बुक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने। ये जो बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बहुत पुरानी बुक है, और आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन ये अभी करंट की बुक है। लेकिन मैंने इसलिए लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को यहाँ पर, क्योंकि इसने, ये जो बुक है इसने मेन बुकर प्राइज जीता है। कब? 1997 में। मेन बुकर जो प्राइज है वो नोवेल में क्या होता है? एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है इंग्लिश राइटिंग स्किल में। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। अरुंधति रॉय की दो बुक देख ली हमने, आज़ादी और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बोलो, क्लियर है सबको? उसके बाद बात करें द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो कौन है? एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। उन्होंने बनाई है, उन्होंने लिखी है बुक द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं बाकी देशों के साथ, तो उनकी बुक हो सकती है, हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने कौन सी बुक लिखी है? द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। याद रह जाएगा सभी को। चलिए, उसके बाद बात करते हैं द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। क्या? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसका मतलब होता है अपनेपन की लड़ाई। अब आप देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान में पिछले 2 लोकसभा चुनावों की बात करें तो जो कांग्रेस का जो बुरा हाल हुआ है वो आप सभी लोग उससे वाकिफ है। उससे पहले 2014 से पहले तक कांग्रेस देश की एक प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, सबको पता है। लेकिन हाल ही में पिछले 10 साल में वो क्षेत्रीय पार्टियों से भी निचले स्तर का क्या कर रही है? प्रदर्शन कर रही है, सबको पता है। तो वहां पे क्या चल रही है? अपनेपन की लड़ाई चल रही है, कांग्रेस के खुद के वजूद की लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर पार्टी में, सबको पता है, घमासान चल रहा है। तो एक बुक लिखने की बात आई कि भाई कांग्रेस के अंदर जो बीच में खींचातानी चल रही है अध्यक्ष को लेके या जो भी बात को लेके, उस पर बुक लिखी जाए, इंग्लिश में बुक लिखनी है। तो वहाँ पे जो भी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने सबने बोला मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। किसी ने बोला राहुल गांधी जी से ही लिखा लो। फिर राहुल गांधी जी से आप जानते क्यों नहीं लिखवाया गया, इसका रीज़न आप सबको पता है। फिर किसी ने बोला कि भाई शशि थरूर से लिखवाओ, जो आपके इंग्लिश के एकदम फर्राटेदार जो इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं से लिखवाओ ना। तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग किसने लिखी? शशि थरूर ने। याद रह जाएगा, जो बैटल ऑफ बिलोंगिंग है वो किसने लिखी है बुक? शशि थरूर ने। ठीक है, शशि थरूर की बुक है बैटल ऑफ बिलोंगिंग। अपनेपन की लड़ाई, अपनेपन की लड़ाई कहाँ चल रही है? कांग्रेस में। और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कौन होते हैं? शशि थरूर साहब। याद रह जाएगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं मीठू। किसकी बात करते हैं? मीठू। तो मीठू से तो बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। मीठू जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? करणपुरी साहब ने। करणपुरी साहब क्या कर रहे हैं? पानी पूरी खा रहे हैं, पानी पूरी खा रहे हैं। मैं वहां से निकल रहा तो मैंने कहा मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा मीठू। तो पानी पूरी, पूरी मैं भी खाऊंगा, पूरी खा रहे थे, मैं भी, तो याद हो जाएगा। तो मीठू क्या हो गया? करणपुरी। पानी पूरी नहीं, करणपुरी। ठीक है, तो पूरी से आप बना सकते हैं, कोई पूरी खा रहा था, मैं वहां से जा रहा था, मीठू मैं भी पूरी खाऊंगा। तो मीठू किसने लिखी? करणपुरी साहब ने। बोलो ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बापू द अनफॉरगेटेबल। महात्मा गांधी जी जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, ये किसने लिखी है? मनीष सिसोदिया साहब ने लिखी। किसने लिखी है? मनीष सिसोदिया साहब ने। अब जो मनीष सिसोदिया साहब है वो कौन है? सबसे पहले तो बात करें इनकी, तो ये दिल्ली के क्या है?
डिप्टी क्या है ये, सीएम, कहाँ के, दिल्ली के, दिल्ली के डिप्टी सीएम है। और ये क्या है दिल्ली के, एजुकेशन मिनिस्टर, दिल्ली के क्या है ये, शिक्षा मंत्री भी है। तो इनको पता है कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, और जो दिल्ली ने शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास किया है वो अभूतपूर्व है, सबको पता है, इनक्रेडिबल। ठीक है, तो जो है शिक्षा मंत्री होने के नाते क्या करेंगे, महात्मा गांधी ने जो जो किया देश के लिए उनको क्या करेंगे, बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे, शिक्षा मंत्री हैं। तो बापू द अनफॉरगेटेबल किसने लिखी है, शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, कौन, मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने लिखी है। और ये क्या है, उप मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ के। ठीक है, याद रह जाएगा। तो बापू द अनफॉरगेटेबल जो बुक है वो किसने लिखी है, मनीष सिसोदिया साहब ने। ये क्या है, दिल्ली के डिप्टी सीएम है और दिल्ली के क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर। बोलो क्लियर है। चलिए उसके बाद बात करते हैं गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। जो बुरा समय होता है उसके लिए अच्छे अर्थशास्त्र की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कौन बोलते हैं, अभिजीत वी बनर्जी साहब बोलते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभिजीत वी बनर्जी के बारे में बता दूं, ये क्या है, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, क्या है, अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन भारत में जन्मे हुए हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, बेटर आंसर टू आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम। बोलो क्लियर है। ठीक है, उसके बाद जो बुक आती है वो आती है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। जो इंडिया का क्रिकेट खेलने का जो स्पिरिट है वो एकदम क्या है, इनक्रेडिबल, अभूतपूर्व। ये किसने लिखा है, स्टीव वो ने लिखा है। स्टीव वो कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर रहे, पूर्व क्रिकेटर रहे। सही है, दो भाई हुआ करते थे, स्टीव वो और मार्क वो। कौन, स्टीव वो और मार्क वो, ये दोनों क्या थे, भाई थे। ये दोनों ने आपस में साथ में क्रिकेट खेला है। तो ये लिखते हैं द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, कि जो इंडिया क्रिकेट खेलता है उसकी स्पिरिट अलग ही है। आप विराट कोहली को देख सकते हैं फील्ड पे, क्या जोश रहता है। रविंद्र जडेजा को आप देख सकते हैं, सुरेश रैना को आप देख सकते थे, महेंद्र सिंह धोनी को, और सौरव गांगुली का जो टी शर्ट उतारना, वो शर्ट उतारना लॉर्ड्स के मैदान में, वो कोई नहीं भूल सकता। तो जो स्पिरिट है भारत की, तभी भारत में क्या होता है, क्रिकेट को धर्म की तरफ पूजा जाता है। ठीक है, तो द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया ये किसने लिखी है, स्टीव वो ने। स्टीव वो किस देश से संबंध रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इनका जो दूसरा भाई था मार्क वो भी ये दोनों आपस में साथ में खेले, मतलब एक साथ। ठीक है, उसके बाद बात करें न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। ये बुक्स किसकी है, अरुण जेटली साहब की, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अरुण जेटली साहब की बुक कौन सी है, न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। अरुण जेटली साहब की बात करें तो ये क्या थे, अभी पिछली बार जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो पुराना वाला कार्यकाल था, उसमें अरुण जेटली साहब क्या थे, भारत के वित्त मंत्री थे। ठीक है, 2019 में इनका निधन हो गया था। तो उसके बाद जो नई वाली जो बनी है कैबिनेट, उसमें किसको बनाया गया, निर्मला सीतारमण जी को। ठीक है, तो जो न्यू इंडिया है 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम इन्होंने बुक लिखना चालू कर दिया था। वो कौन थे, अरुण जेटली साहब। ठीक है, कि जो हम नया इंडिया देख रहे हैं, नए भारत का सपना देख रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर करना चाहते हैं इंडिया को, वो कब होगा, जब हम सबके खातों में क्या डाल देंगे, 15 लाख डाल देंगे। सबको वादा पता है भाजपा का। तो वो जो 15 लाख डाल देंगे वो कौन डालेगा, ऑब्वियसली वित्त मंत्री ही डालेगा किसी भी देश का। तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली साहब। तो न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 किसने लिखी थी, अरुण जेटली साहब ने। याद रह जाएगा सबको। चलिए उसके बाद बात करते हैं एंड गेम। एंड गेम किसने लिखी है, हुसैन जैदी साहब ने लिखी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किसने लिखी है, वी कृष्ण स्वामी जी ने लिखी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऐसा सोचें कि भाई सर तो बिल्कुल कटवाए जा रहे हैं, जो सर से ट्रिक नहीं बन रही उनको कटवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इतना थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपके लिए पीडीएफ बना दी है, अगर आप कोई याद करना चाहे, कोई नहीं माने तो आप याद कर सकते हो, आपके पास मैटर तो अवेलेबल हो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। द एंड गेम किसने लिखी, हुसैन जैदी साहब ने। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु वी कृष्ण स्वामी जी ने लिखी है। और बलवा किसने लिखी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने। ये क्या है, बीजेपी के ही लीडर हैं, बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं और मंत्री भी हैं अभी।
भाजपा की सरकार में। ठीक है, तो बलवा किसने लिखी है? मुख्तार अब्बास नकवी। आप ये वाली जरूर याद कर सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट फिर नहीं है, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं। बलवा किसने लिखी है? मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी साहब ने। कैलाश सत्यार्थी साहब वही हैं जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। ठीक है, तो ये वो इन्होंने बुक लिखी है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ये सभ्यता का संकट है और इससे हमें क्या पाना है? अब समाधान पाना है। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी साहब ने जो काम किया उससे इसका बिल्कुल बन भी रहा है, आप बिल्कुल याद कर पाएंगे। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी साहब ने। क्लियर है। फिर आते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्या आते हैं? क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। ये किसने लिखी है? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। किसने लिखी है? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। अब आप सोचिए, अभी ये जहाँ से सांसद हैं अमेठी, सबको पता है ये किसका गढ़ रहा है? राहुल गांधी जी का गढ़ रहा है। लेकिन उन्होंने पिछले चुनाव में किसको हराया? अपने राहुल गांधी जी को ही हरा दिया, जो कांग्रेस के अभी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उन्हीं को हरा दिया। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माने जाते हैं उन्हीं को किसने हरा दिया? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। तो जो अमेठी में जो बदलाव लाया है, चेंज, आप यहाँ क्या पकड़ेंगे? चेंज पकड़ेंगे। तो जो अमेठी में चेंज लाया वो किसने लाया? स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। बोलो क्लियर है, सबको याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द स्वच्छ भारत क्रांति। द स्वच्छ भारत क्रांति। अब स्वच्छ भारत क्रांति में जो हम स्वच्छता की तरफ तो बढ़ रहे हैं, उनके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमारी गंगा है, जैसे हमने एक प्रोजेक्ट चलाया नमामि गंगे प्रोजेक्ट, आप सबको पता है गंगा की सफाई के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो जो भारत की नदियां हैं उनको, उनकी सफाई पे भी हम क्या दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। तो जो स्वच्छ भारत क्रांति है वो किसने लिखी है? बुक गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। किसने लिखी है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। ये राजस्थान से संबंधित है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, राजस्थान से सांसद है और क्या है? जल मंत्री भी हैं। क्या है? जल मंत्री भी हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, स्मृति ईरानी जी इसमें पार्टिसिपेट किया है इस बुक को लिखने में, और इन्होंने बुक लिखी है द स्वच्छ भारत क्रांति। यहाँ पे जो मेन ऑथर है इसके वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ठीक है, तो आप एक याद रख लेंगे, उसमें भी आपका काम चल जाएगा कि जो द स्वच्छ भारत क्रांति है वो किसकी बुक है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। बोलिए क्लियर है। ठीक है, उसके बाद बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या जो बुक लिखी है वो लिखी है माधव भंडारी में। ठीक है, अब अयोध्या में क्या है? भगवान राम का मंदिर। क्या है अयोध्या में? भगवान राम का मंदिर। और माधव भंडारी, ऑब्वियसली नाम में क्या आ रहा है? एकदम हिंदू धर्म का कुछ ना कुछ आपको प्रतीत हो रहा है, साउंड आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अयोध्या से हम निकाल लेंगे क्या कि माधव भंडारी ने क्या लिखी है? बुक लिखी है। कौन सी? अयोध्या। ठीक है, फिर एक राइटर हुई नीना राय जी। कौन हुई? नीना राय जी। तो नीना राय जी ने अपने नैनो से उस, ये जो हुए माधव भंडारी जी ने, इन्होंने क्या देखा? अयोध्या देखा नॉर्मल, तो इन्होंने एक बुक लिख दी अयोध्या। फिर हुई नीना राय जी। नीना राय जी ने क्या किया? अपने नैनो में चश्मा लगाया। नैनो में चश्मा लगाया तो उनको जो अयोध्या था वो क्या दिखा? एकदम अमेजिंग दिखा। क्या दिखा? अमेजिंग। तो जो अमेजिंग अयोध्या है वो किसने लिखी? नैना राय ने। नैना से क्या बना लेंगे? नीना राय ने। बोलो क्लियर है। अगर हमने अपने नैनो से अच्छे से देखा अयोध्या को तो क्या बन जाएगा वो? अमेजिंग अयोध्या। तो नैना राय या नीना राय याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट बुक जो आती है वो है अमेजिंग अयोध्या, और ये किसने लिखी है? नीना राय ने। ये दोनों बुक अपने आप में इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, भाजपा की सरकार है, आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों बुक हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो बुक आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जयराम रमेश जी की। जयराम रमेश जी इतने अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नहीं रहे। ठीक है, इनके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं, तो इनका अभी इतना प्रचलन नहीं है अपनी इंडियन पॉलिटिक्स में। क्लियर है। तो द लाइट ऑफ एशिया, दिस पोइम दैट डिफाइंड द बुद्धा, किसने लिखी? जयराम रमेश जी ने। आप याद करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ लाइफ। ये लिखी है मोहम्मद हामिद अंसारी साहब ने, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, क्या लिखी है? बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट। किसने लिखी है? मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है, फिर आता है अनफिनिश्ड। अनफिनिश्ड किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा जोनस। ये जो प्रियंका चोपड़ा जी हैं इन्होंने क्या किया? विदेशी से शादी करी है, जोनस जी से शादी कर ली। तो
इनके लिए सब क्या बोलते हैं कि इनके लिए अब बॉलीवुड में इतनी अपनी पकड़ बनाना इतना इम्पॉसिबल है। क्या है अब? इम्पॉसिबल। लेकिन आप जानते हैं जो प्रियंका चोपड़ा जी वो कुछ भी कर सकती, तो प्रियंका चोपड़ा जी क्या बोलती है कि मेरे लिए कुछ भी फिनिश नहीं हुआ है, मैं बॉलीवुड में दोबारा क्या कर सकती हूँ, एंट्री मार सकती हूँ, अच्छे से एंट्री मार सकती हूँ। तो इनकी बुक है अनफिनिश्ड, और किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा जी ने। बोलो याद रह जाएगी सबको। उसके बाद बात करते हैं इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। ये किसने लिखी है? आर कौशिक साहब ने। किसने लिखी है? आर कौशिक साहब ने। और इसका जो विमोचन किया था आई थिंक रवि शास्त्री जी ने किया था, मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो ये बुक आपको हमेशा याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगर स्पोर्ट्स की बात करें। तो इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रिम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये किसने लिखी है? आर कौशिक साहब ने। बोलो याद रह जाएगी। तो हमने इसमें काफ़ी सारी बुक देखी है। इसमें जो बुक इंपॉर्टेंट है, चलिए इस पर मैं मार्क कर देता हूँ, बाकी पे मार्क करना मैं भूल गया था, इस पे कर देते हैं इस स्लाइड में। इस स्लाइड में जो इंपॉर्टेंट है, एक तो है अयोध्या, एक अमेजिंग अयोध्या। अयोध्या जो लिखी है वो किसने लिखी है? माधव भंडारी। अमेजिंग अयोध्या लिखी नीना राय जी ने। बोलो क्लियर है सबको? ठीक है। फिर क्रॉनिकल्स ऑफ चेन चैंपियंस किसने लिखी थी? हमारे स्मृति जुबिन ईरानी जी ने। स्वच्छ भारत क्रांति किसने लिखी? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। बोलो क्लियर है? अनफिनिश्ड किसने लिखी है? प्रियंका चोपड़ा जी ने। और इंडिया 71 ईयर टेस्ट लिखी आर कौशिक साहब ने। बोलो क्लियर है? तो ये जो मैंने यहाँ पे लगाए हैं येलो हाईलाइट जो किया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में। ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो आई थिंक हमारी लास्ट स्लाइड नहीं है, सेकंड लास्ट स्लाइड है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद आता है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा। अब सिनेमा की बात आ जाती तो सिनेमा में एक आते हैं विधु विनोद चोपड़ा। ये क्या है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तो ये जो है बेसिकली इन्होंने कौन कौन सी मूवी बनाई है? 3 इडियट्स बनाई है, मुन्ना भाई MBBS बनाई है। तो इनकी आप दोनों मूवियों को जानते हैं कितनी चली और कितना लोगों ने इनको क्या क्या पसंद किया है। तो अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, सिनेमा की बात आ गई, बस विधु विनोद चोपड़ा हम लगा के आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? सबको याद हो जाएगा। उसके बाद कोरोना स्टडी सीरीज, कोरोना के बारे में जो स्टडी है उसकी एक सीरीज जो है उसको बुक प्रकाशित किया है किसने? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, NBT ने। ठीक है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने एक बुक रिलीज की है, उसका नाम है कोरोना स्टडीज सीरीज। क्या नाम है? कोरोना स्टडीज सीरीज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो बाइडेन साहब की। ये क्या है? US के प्रेसिडेंट है। USA के क्या है? ये प्रेसिडेंट है। तो जो बाइडेन की 2 बुक आती है, प्रॉमिस मी डेड, प्रॉमिस टू कीप। क्या आती है? प्रॉमिस मी डेड, प्रॉमिस टू कीप। वेरी इंपॉर्टेंट दोनों बुक। प्रॉमिस मी डेड, प्रॉमिस टू कीप। आप प्रॉमिस तो करो डेड मेरे से, लेकिन उनको क्या रखना? अपने पास ही रखना। प्रॉमिस मी डेड, प्रॉमिस टू कीप। ये दोनों बुक किसकी है? जो बाइडेन साहब की। याद रह जाएगी। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब। तो इनकी बुक है द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। द एडवेंचर्स ऑफ द डेयरडेविल डेमोक्रेट। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। ये किसने लिखी है? ताहिरा कश्यप खुराना जी ने। किसने लिखी है? ताहिरा कश्यप खुराना जी। ये कौन है? आयुष्मान जो खुराना है, आयुष्मान खुराना की कौन है? वाइफ है। कौन? ताहिरा कश्यप खुराना। इन्होंने क्या बुक लिखी है? द 12 कमांडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। क्लियर है? याद हो जाएगा। इनके कैंसर भी हो गया था, कैंसर की परेशानी से भी जूझ रही थी। ठीक है, तो वही है ताहिरा कश्यप खुराना, आयुष्मान खुराना की वाइफ। याद रह जाएगा सबको। उसके बाद आती है सुरेश रैना की बुक, वो कौन सी है? बिलीव। सभी को पता है कि जो क्रिकेटर होते हैं ये क्या करते हैं? अपने आप में बिलीव करते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म एक समय में आती है, एक समय में जाती है। फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। ये आपने सुना होगा कई बार कमेंट्री करते हुए। तो यही चीज़ है कि इनकी जो क्रिकेटर्स होते हैं इनकी फॉर्म्स कई बार चली जाती है, इन बेट पे अच्छे से बॉल नहीं आती है। तो सुरेश रैना के साथ भी ऐसा हुआ। सुरेश रैना का जो वनडे कैरियर है वो 6-7 में आई थिंक स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इनका टेस्ट मैच है वो इन्होंने 2011-12 की भी बात खेला है, सोच सकते हैं आप। तो वही चीज़ है, लेकिन आदमी को क्या करना पड़ता है? अपने आप पे बिलीव रखना पड़ता है। जैसे इन्होंने पिछले साल वाला IPL नहीं खेला था अपनी पारिवारिक जो पर्सनल कंडीशन है उसका रीज़न देते हुए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने इस बार का जो IPL हुआ उसके पहले ही मैच में क्या कर दिया? अर्धशतक मार दिया। तो अपने आप में बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और क्रिकेटर्स की लाइफ से ये हर चीज़ जुड़ी हुई है।
अगर हमारी लाइफ में भी जुड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट में हमेशा रहेंगे। तो ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो बिलीव किसने लिखी, सुरेश रैना जी ने। उसके बाद आती है गोल। गोल, भारत का राष्ट्रीय गेम कौन सा है, हॉकी। हॉकी में गोल करते हैं और हॉकी का जादूगर किसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद जी को। तो गोल बुक किसकी है, ध्यानचंद जी की। बोलो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अनब्रेकेबल। अगर मैं आपके साथ मुक्केबाजी करूंगा तो आपके दांत क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं, लेकिन जो मेरी कॉम है, मेरी कॉम सब जानते, मेरी कॉम जो है चैंपियन है, वो क्या उनकी बुक क्या हो जाएगी, अनब्रेकेबल। आपको याद करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो मेरी कॉम की बुक क्या हो जाएगी, अनब्रेकेबल, कि वो बॉक्सिंग करती है फिर भी उनके कभी दांत ही नहीं टूटे, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से करती है बॉक्सिंग। क्या, बॉक्सिंग। तो अनब्रेकेबल किसकी हो जाएगी, मेरी कॉम की। बिलीव किसकी हो जाएगी, सुरेश रैना की। गोल किसकी हो जाएगी, मेजर ध्यानचंद की। और एक अनस्क्रिप्टेड सिनेमा जो हमने देखी वो किसकी हो जाएगी, विधि विनोद चोपड़ा की। उसके बाद हमने देखा प्रॉमिस मी डेट प्रॉमिस टू कीप, वो किसकी हो जाएगी, जो बाइडेन की। बोलो क्लियर है। ये इसमें इतनी इंपॉर्टेंट थी अभी जो मैंने आपको दोबारा रिवाइज कराया। बढ़े आगे, चलिए। ये जो बुक्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और समर्थ क्लासेस ऑनलाइन, कोई भी स्पेस नहीं देना है और टाइप कर देना है समर्थ क्लासेस ऑनलाइन और आपको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। बाकी सभी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो बात करें वो बात करते हैं प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन किसकी है, साइना नेहवाल जी की। साइना नेहवाल जी की अभी एक वो भी आई है मूवी, उसमें किसने रोल निभाया, परिणीति चोपड़ा जी ने। तो आपको याद रखना है प्लेइंग टू विन किसकी है, साइना नेहवाल जी की। साइना नेहवाल कौन है, बैडमिंटन खिलाड़ी भारत की। पीवी सिंधु की जो बुक हमने देखी थी पुरानी वाली, वो भी क्या है, पीवी सिंधु भी बैडमिंटन ही खिलाड़ी, ठीक है। उसके बाद आती है प्लेइंग इट माय वे, ये किसकी बुक है, सचिन तेंदुलकर साहब की। किसकी है, सचिन तेंदुलकर साहब की। और इनके साथ लिखी है बोरिया मजूमदार जी ने। बोरिया मजूमदार जी कौन है, आज तक के पत्रकार हैं, ठीक है। आपको इतना से याद रखना है कि प्लेइंग इट माय वे किसकी बुक है, सचिन तेंदुलकर की। किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। मैं अपने तरीके से खेलूंगा भैया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एस अगेंस्ट ओड। किसकी बात करते हैं, एस अगेंस्ट ओड। ओड को हम उठाएंगे, ओड क्या होता है, विषम, ठीक है। ओड क्या होता है, विषम। कोई भी आप सही चीज कर रहे हैं लेकिन कोई उल्टा कर रहा है तो उसमें जनरली हम क्या लगाते हैं, ओड। क्या लगाते हैं, ओड। अब देखो जो सानिया मिर्जा है वो क्या है, बेसिकली टेनिस खिलाड़ी है, सबको पता है, टेनिस स्टार है। तो जो सानिया मिर्जा हैं उन्होंने किससे शादी की है, भारतीय। सानिया मिर्जा कौन है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता नहीं है तो इंडिया से है, ठीक है। 2005-10 के टाइम में, 2010-2005 के टाइम में लोग इनकी फोटो अपने घरों में दीवारों पे चिपकाते थे, इतना क्रेज था इनका। किनका, सानिया मिर्जा जी का। तो जो सानिया मिर्जा जी है इन्होंने किससे शादी की है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं शोएब मलिक, ठीक है, उनसे शादी की है। तो सोचिए आप, इन्होंने विषम परिस्थितियों में जाके तो शादी की है, इंडिया में शादी नहीं की, वरना इंडिया में कमी थोड़ी ना थी, पाकिस्तान गई, ठीक है, पाकिस्तान में अपना ससुराल बनाया। तो सानिया मिर्जा जी की बुक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एस अगेंस्ट ओड। बोलो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं 8 क्लोज ऑफ प्ले। किसकी बुक है, रिकी पॉन्टिंग साहब की। किसकी बुक है, रिकी पॉन्टिंग साहब की। 8 क्लोज ऑफ प्ले कि जब भी आप खेलो अपने बैट को अपने पेड़ से दूर मत लेके जाओ, बिल्कुल पास में रख के खेलो, ठीक है। तो रिकी पॉन्टिंग साहब क्या करते हैं, कोचिंग देने में माहिर है, सबको पता है कि ज़्यादातर ये आजकल कोच का काम कर रहे हैं क्रिकेट में। तो हम ऐसे याद रख पाएंगे कि 8 क्लोज ऑफ प्ले रिकी पॉन्टिंग, ये जनरली सब लोग करते हैं टेस्ट। अगर आप देखेंगे जब टेस्ट मैच होते हैं तो टेस्ट लाइन पे जब बॉलिंग की जाती है तो कई बल्लेबाज क्या होते हैं, चकमा खा जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तभी तो बोलते हैं कि टेस्ट क्या है, सबसे मुश्किल है, ठीक है। वहाँ पे टिके रहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे लाइन लेंथ सब सटीक होती है बॉलर की। तो क्या बोला जाता है क्रिकेट में हमेशा कि बल्ला है उसको आप दूर मत फेंको, अपने पास रख के खेलो, बिल्कुल उसको दूर मत लेके जाओ, वाइड मत लेके जाओ अपने से, ठीक है। और ये सबसे बेहतर तरीके से कौन बताते हैं, रिकी पॉन्टिंग साहब। तो इन्होंने अपनी एक बुक ही लिख दी भाई, 8 क्लोज ऑफ प्ले। बोलो क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की जो रेस है वो किसने लिखी, मिल्खा सिंह ने। भाग मिल्खा भाग, सबको पता है। उसके बाद बात करते हैं अ शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको रीजन बताऊंगा उसका। ये किसने लिखी है, अभिनव बिंद्रा जी ने। इन्होंने बेसिकली 2008 में क्या जीता था, गोल्ड जीता था। क्या जीता था, गोल्ड। समर ओलंपिक में क्या जीता था इन्होंने, गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने।
अभिनव बिंद्रा जी ने गोल्ड जीता था 2008 में, और करंटली ये क्या है, भारत के इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या है ये, भारत के करंटली में, अभी वर्तमान में इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। याद रह जाएगा। तो अभिनव बिंद्रा जी के बारे में आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में भी इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन, अभिनव बिंद्रा जी। और इनकी बुक क्या है, अ शॉट एट हिस्ट्री, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल। ठीक है, उसके बाद बात करें वाइड एंगल। तो वाइड एंगल की जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है, अनिल कुंबले जी ने। क्या लिखी है, अनिल कुंबले जी ने। आपने देखा होगा कि एक टेस्ट मैच में इनका जो जबड़ा है वो फ्रैक्चर हो गया था, फिर भी इन्होंने पट्टी लगा के क्या की, बॉलिंग की, और उसमें काफ़ी विकेट चटके थे। ठीक है, तो लोग उसको वाइड एंगल से लोग उसको मतलब बुरी नज़र से देख रहे थे, वैसा कर रहे थे कि यार तुम्हारा इतना फ्रैक्चर हो गया, तुम क्या करोगे मैदान पे जाके, तुम रेस्ट करो। फिर भी इन्होंने अपनी जो नज़र है उसको क्या किया, पारखी किया, उसको नज़र को फैलाया कि नहीं, हाँ, इन्होंने जो अपना विश्लेषण करने का तरीका उसको ज़्यादा बड़ा किया, ब्रॉड किया, अपनी माइंड को ब्रॉड किया। नैरो माइंडेड नहीं सोचते हुए इन्होंने अपनी सोच को क्या किया, सोच का दायरा बढ़ाया, और उन्होंने इस मैच में वापसी की। उस मैच को उन्होंने मरहम पट्टी लगा के खेला और उसमें विकेट भी लिए। तो वाइड एंगल से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अनिल कुंबले। कैसे याद रख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको कि उनका जबड़ा टूट गया था। नैरो माइंडेड ना होकर उन्होंने ब्रॉड माइंडेड सोचते हुए उन्होंने क्या किया, बॉलिंग की और विकेट्स निकाले। तो वाइड एंगल से आप कैसे याद रख पाएंगे, अनिल कुंबले। बोलो क्लियर है। फिर उसके बाद करें ऑलराउंड व्यू। ऑलराउंड व्यू इमरान खान साहब की बुक है। इमरान खान साहब कौन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले वो क्या रहे, क्रिकेटर रहे। और उन क्या है, उनके पास 3 बीवियां हैं। ठीक है, तो इमरान खान साहब क्या है, ऑलराउंडर ही हुए। तो ऑलराउंड व्यू इन्होंने क्या लिख दी, बुक लिख दी। तो ऑलराउंड व्यू इनकी बुक हो गई। बोलो क्लियर है। फिर बात करते हैं 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, किसकी है, सौरव गांगुली की। 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो भारतीय क्रिकेट में एक बदलाव की जो दशा तय की है वो सौरव गांगुली ने ही तय की है, सबको पता है। ठीक है, दिशा का जो मार्ग चुना वो सौरव गांगुली के नेतृत्व में ही चुना था भारत ने। अगर वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग नहीं कराते सौरव गांगुली, तो वीरेंद्र सहवाग नहीं होते, मुल्तान के किंग नहीं होते। ठीक है, मुल्तान के सुल्तान नहीं होते। तो जो वीरेंद्र सहवाग की कहानी है उसको यदि जस्टिफाई करना है तो सौरव गांगुली, बिल्कुल सही बात है। तो सौरव गांगुली एकदम सोच रखते थे कि 1 सेंचुरी से कुछ नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप ऐसे याद रख पाएंगे। तो 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी बुक है, सौरव गांगुली जी की। किसकी बुक है, सौरव गांगुली जी की। उसके बाद आते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल, किसकी बुक है, कपिल देव साहब की बात। अगर कपिल देव साहब से पूछें कि आपकी क्रिकेटिंग जर्नी में सबसे बेहतरीन लम्हा या यादगार लम्हा कौन सा है, दिल को छूने वाला लम्हा कौन सा है, तो वो क्या बताएंगे कि भाई जो मैंने वर्ल्ड कप जीता था वही है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, उनके दिल से सीधा निकलेगा वो क्या, वर्ल्ड कप वाला मोमेंट। तो ऐसे याद रख पाएंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी बुक है, कपिल देव साहब की बात, क्योंकि वो उनके अभी तक भी जहन में तरोताजा है बात। कौन सी, जो वर्ल्ड कप हमने जीता था फर्स्ट टाइम। बोलो क्लियर है सबको। उसके बाद बात करें द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सबको पता है 2011 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता है उसमें जो एक सबसे बड़ा रोल निभाया, सबसे बड़ा ही कहूँगा मैं, वो किसने निभाया, युवराज सिंह ने। उन्होंने संन्यास ले लिया है अभी तो, लेकिन युवराज सिंह भारत के ऑलराउंडर हैं। उस टूर्नामेंट में जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 हुआ था उसमें इनको क्या चुना गया था, आईसीसी टूर्नामेंट चुना गया था, मतलब जिसको मैन ऑफ द सीरीज बोलते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था किसको, युवराज सिंह। इन्होंने विकेट भी झटके थे और काफ़ी रन भी वहाँ पे बनाए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इनको कैंसर हुआ था, सबको पता है ये बात। तो वो क्या था, उनकी लाइफ का टेस्ट था कि उस कैंसर को वो कैसे हरा पाते हैं। उन्होंने बाकायदा कैंसर को हराया, उसके बाद क्रिकेट भी खेला है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिया है, संन्यास लिया। तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी बुक हो जाएगी, युवराज सिंह की। बोलो क्लियर है। उससे बड़ा टेस्ट किसी की जिंदगी में क्या आ सकता है, सबको पता है। उसके बाद बात करते हैं सनी डेज की। किसकी बात करते हैं, सनी डेज की। और भारतीय क्रिकेट में सनी किसको बोला जाता है, सुनील गावस्कर को। किसको बोला जाता है, सुनील गावस्कर को। तो जो सनी डेज या रन्स एंड ड्रीम्स हो जाएगा वो किसकी बुक हो जाएगी, सुनील गावस्कर साहब की। किसकी हो जाएगी, सुनील गावस्कर साहब की। लास्ट स्लाइड हमारी बची है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद बारी आती है टाइमलेस स्टील की। किसकी बात आती है, टाइमलेस स्टील की। एक एड आता है, अरे ये दीवार क्यों टूटती नहीं है, अंबुजा सीमेंट। तो वही सेम
जब बॉलर डालते थे, मान लीजिए शोएब अख्तर आ रहा है लंबा रनअप लेके 154-150 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से बॉल फेंकता हुआ, और राहुल द्रविड़ जब खेलते थे तो फटाफट से एक शानदार डिफेंस करते थे जो उसकी पूरी शक्ति है उसको खत्म कर देते थे। यदि चौका भी मारते थे तो क्या करते थे, अलोंग द ग्राउंड मारते थे। बॉलर या जो फील्डर है वो भागता भागता जाएगा, बॉल पकड़ में नहीं आएगी लेकिन उसके लास्ट तक भागना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। और ये क्या हो जाता है, अडिग हो जाते थे। इनको क्या बोला जाता है, भारतीय क्रिकेट की दीवार बोला जाता है, दीवार बोला जाता है। तो ये स्टील की तरह थे, बिल्कुल स्टील जैसे मजबूत होता है वैसे ही मजबूत थे भारतीय क्रिकेट में दीवार। ठीक है, तो किसने लिखी है, राहुल द्रविड़ ने। तो टाइमलेस स्टील किसने लिखी है भाई, राहुल द्रविड़ ने। उसके बाद जो सिंपल आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, देखिए इन दोनों में क्या क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में बता दूं। सिंपल पूछा जाएगा जो ड्रिवन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ड्रिवन है विराट कोहली के ऊपर बेस्ड। किसके ऊपर बेस्ड है, विराट कोहली के ऊपर ड्रिवन। विराट कोहली की ड्राइव शानदार होती, सबको पता है। यदि या तो सचिन तेंदुलकर की ड्राइव है, या सुनील गावस्कर साहब की ड्राइव थी, या अब जो है इस मॉडर्न एरा में वो किसकी है, विराट कोहली साहब का जो क्लास है एकदम। ठीक है, रन मशीन भी बोलते हैं इनको। तो ड्रिवन किसकी बुक हो जाएगी, विराट कोहली के ऊपर बेस्ड है। लिखी किसने, विजय लोकपल्ली साहब ने। लेकिन आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल ये याद रखना है इसमें कि जो ड्रिवन है वो विराट कोहली साहब के ऊपर बेस्ड बुक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ, द धोनी टच, नाम से पता चल रहा है द धोनी टच किसकी बुक हो जाएगी, धोनी साहब की। बोलो क्लियर है, किसने लिखी है, भारत साहब ने। कोई याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करें 281 एंड बियॉन्ड, किसकी बात करें, 281 एंड बियॉन्ड। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं आर कौशिक साहब और वीवीएस लक्ष्मण साहब। लेकिन इनमें से जो हमें याद रखना है वो याद रखना है वीवीएस लक्ष्मण। कौन याद रखना है, वीवीएस लक्ष्मण। सबको पता होगा 2001 या 2002 की बात है जब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच था ईडन गार्डन कोलकाता में। तो वहां पे 281 बनाए थे किसने, वीवीएस लक्ष्मण साहब ने। इनको वेरी वेरी स्पेशल भी बोला जाता है, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जब कमेंट्री होती है। ठीक है, तो इतनी क्लास है इनकी टेस्ट मैचेस में। और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो इनका एक अलग ही रिश्ता था, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने होती थी तो ये अलग ही निखर के आते थे एकदम। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा। उसके बाद बात करें माइंड मास्टर, माइंड से कौन से गेम खेले जाते हैं, चेस खेले जाते हैं। और चेस का मास्टर कौन है, इंडिया का विश्वनाथ आनंद। बोलो, सबको समझ में आ गई बात। उसके बाद बात करें बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन। तो जो इंडियन माउंटेन क्लाइंबर है वो कौन है, अरुणिमा सिन्हा, स्पोर्ट्स वुमेन भी है। तो बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन किसने लिखी है, अरुणिमा सिन्हा ने। क्या यदि मैं जन्म लूँ वापस तो भी मैं कहाँ लूँ, माउंटेन के वहाँ पे ही जन्म लूँ, ऐसा कुछ करके। तो अरुणिमा सिन्हा किसने लिखी, अरुणिमा सिन्हा। उसके बाद बात करें बुक फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी, फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी किसकी हो जाएगी, उसेन बोल्ट की। किसकी हो जाएगी, उसेन बोल्ट की। सबको पता है ये कौन है, जमैकन स्प्रिंटर है, जमैका के एक धावक है। ठीक है, उसके बाद बात करें नो स्पिन। अगर स्पिनर की बात करें वर्ल्ड में तो स्पिनर जो सबसे अच्छे स्पिनरों में हुए हैं उनमें से एक कौन है, शेन वॉर्न। कौन है, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न 2008 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान भी थे। राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने आईपीएल का खिताब जिताया था पहली बार। ठीक है, तो जो नो स्पिन है वो बोल रहे हैं कि यार भारत में स्पिन होती है लेकिन इस पिच पे तो स्पिन हो ही नहीं रही, या कहीं भी स्पिन नहीं हो रही। कौन बोल रहा है, ये शेन वॉर्न साहब बोल रहे हैं। और वैसे शेन वॉर्न साहब को जरूरत थी नहीं स्पिन कराने की, वो कैसे भी करके विकेट ले ही लेते थे। ठीक है, या तो उनकी किस्मत मान लीजिए या उनके अंदर इतना क्लास था कि वो किसी भी विकेट पे जाके क्या कर लेते थे, विकेट निकाल लेते थे। किसी भी पिच पे जाके क्या कर लेते थे, विकेट निकाल लेते थे। तो नो स्पिन कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, शेन वॉर्न साहब, याद रह जाएगा। सिक्स मशीन कौन है यहाँ पे, जो छक्के पे छक्के मार सकता है वो क्रिस गेल, सबको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। नाम से पता चल रहा है राफा माई स्टोरी। क्या है, राफा माई स्टोरी किसने लिखी, रफेल नडाल ने। कंट्री क्या है इनकी, स्पेन। स्पेन से बिलोंग रखते हैं रफेल नडाल साहब। ये टेनिस प्लेयर है। कौन है, टेनिस प्लेयर। उसके बाद बात करें नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड, नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। इनकी जो बुक ये जो बुक है वो किसने लिखी, माइकल फेल्प्स ने। किसने लिखी, माइकल फेल्प्स ने। अमेरिकन स्विमर है, सबसे ज़्यादा मेडल है इनके पास। ठीक है, तो इन्होंने लिखी माइकल फेल्प्स ने नो लिमिट्स द विल टू सक्सीड। और हमें पता है कि जो पानी होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा कि ये क्या है, एक स्विमर है। नो लिमिट्स, लिमिट किसकी नहीं होती, कभी भी पानी की नहीं होती। पानी के अथाह भंडार होता है। ठीक है, पानी का अथाह भंडार होता है, पानी से क्या हो जाएगा, स्विमर। स्विमर से क्या आ जाएगा आपको याद, माइकल फेल्प्स। बोलो, सबको समझ आया। उसके बाद बात करते हैं अनगार्डेड। किसकी बात करते हैं, अनगार्डेड। तो ये जो बुक लिखी है वो लिखी है मिताली राज ने।
किसने लिखी है? मिताली राज। ये भारत की कप्तान भी रह चुकी, ठीक है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खुल चुके हैं, केवल और केवल एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, ठीक है। इनके काफ़ी रन भी है, मुझे एग्जैक्ट तो अभी फिगर पता नहीं है। तो अनगार्डेड किसने लिखी है? मिताली राज जी ने, ठीक है। उसके बाद लास्ट आती है सर्व टू विन। सर्व टू किसने लिखी है? नोवाक जोकोविच। सर्व टू विन किसने लिखी है? नोवाक जोकोविच। सर्व जब सर्व की बात आती है तो या तो सर्व आप कोई भोजन करते हैं, किसी को फूड वगैरह करते हैं सर्व, या आप जब खेल खेलते हैं टेनिस वाला तो उसमें जो पहले जो देता है उसको बोलते हैं सर्व करना, ठीक है। तो जो सर्व की जाती है उसमें, ठीक है, तो सर्व टू विन, जो सर्व करेगा वो जीतेगा, आप ऐसे याद रख लीजिए। तो ये किसने लिखी? नोवाक जोकोविच ने। और एक राफा थी, वो किसने लिखी थी? राफेल नडाल साहब ने। नोवाक जोकोविच कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? सर्बिया से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देख लीजिएगा। वैसे इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, सिंपल सी बुक है, वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं 90% चांसेस होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन के आ जाए, ठीक है। मैंने अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। फिर भी आप एक बार रिवाइज करेंगे, दोबारा आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।